तो देखो बेटे, कल तक की हमारी लास्ट हेडिंग क्या थी? कहां छोड़ा था टॉपिक को? प्राथमिक सेल पर या प्राथमिक बैटरियों पर। तो प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां क्या थी? इस प्रकार के सेल या बैटरियां जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात इन सेलों को एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल क्या कहलाए थे? प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां कहलाए थे। यानी ये यूज एंड थ्रो टाइप के सेल थे। एक बार उपयोग में लो, उसके बाद में इनको पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। और उस टाइम मैंने लिखवाया था कि हमारी एनसीईआरटी में इसके कितने एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है? 2। और उनमें से कौन कौन से है 2? एक है शुष्क सेल और दूसरा मरकरी सेल। दूसरा कौन सा था बेटे? मरकरी सेल। तो आज हम पढ़ते हैं कि शुष्क सेल क्या था। तो हेडिंग डालो, शुष्क सेल। शुष्क सेल, इस सेल को बेटे लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं? लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। और जो अंग्रेज लोग हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले, वो इसी सेल को ड्राई सेल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, किसी भी सेल को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले उस सेल का क्या कर लो? डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम बना लो। तो इस सेल का डायग्राम बनाते हैं। सेल में होता क्या है? एक जिंक का पात्र होता है। बनाओ बेटे, डायग्राम बना लो साथ साथ, ताकि थोड़ा टाइम बचे। तो इसमें जिंक का एक पात्र होता है। एक जिंक का पात्र है और ये पात्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसे एक भाग ऐसे होता है और एक भाग इससे बाहर हो गया। एक भाग ये हो गया और एक भाग अंदर वाला हो गया। जो ये अंदर वाला भाग होता है ना, इसमें एक ग्रेफाइट की रोड लगी होती है। छड़ ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, जिस पर एक धातु की कैप लगी होती है, पीतल की कैप। और पात्र किसका बना हुआ होता है? जिंक का। ये जो जिंक का पात्र है, ये सेल में एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एनोड का। और एनोड पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और ये छड़ है वो किसकी है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की छड़, ठीक है ना। और यहां विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड व ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। एक अमोनियम क्लोराइड भरा होता है और एक ZnCl2। इन दोनों का घोल होता है, जो किसका कार्य करता है? सेल में विद्युत अपघट्य का। अब जो ये बीच में पार्ट बच गया है ना, इस पार्ट में कार्बन प्लस उसके साथ में MnO2 भरा होता है। कार्बन प्लस MnO2 भरा होता है। अब होता क्या है, ये जो पार्ट है ना जिंक वाला, ये एनोड का कार्य करता है। और ये जो पार्ट है ग्रेफाइट की छड़ वाला, यहां लिख दो, इसको कहीं भी लिखो, इस छड़ पे कहीं भी लिख दो, ये किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। और कैथोड पर चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब एक रिएक्शन एनोड पे होती है और दूसरी रिएक्शन कहाँ होती है? कैथोड पर होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें पहली अभिक्रिया होगी वो किस पे है? एनोड पर। एनोड पर बेटे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और पूरे पाठ में हमने देखा है कि अभी तक जो भी ऑक्सीकरण पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो यहां एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। अब एनोड पर है कौन सेल में? देखो एनोड पर कौन है? जिंक है। तो ऑक्सीकरण भी किसका होगा?
जिंक का होगा। जिंक का ऑक्सीकरण कैसे होता है, डेनियल शेल में भी पढ़ा था। जिंक है वो क्या करता है, Zn2+ आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। देखो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो ये क्रिया क्या हो गई है, ऑक्सीकरण। अब कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पर कौन है, देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि रिडक्शन होगा किसका। तो यहां से आप एक लाइन याद रखो कि कैथोड पर Mn4+ आयन, Mn3+ आयनों में अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। देखो Mn+4 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+3 में। Mn+4 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+3 में। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, किसी भी मेटल का ऑक्सीडाइजेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजेशन नंबर में कमी कब आती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, आया समझ में। अरे किसी भी मेटल के ऑक्सीडाइजेशन नंबर में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ऑक्सीकरणांक क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब मेटल ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं जितना उसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब इससे ये जरूर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि Mn+4 Mn+3 में कन्वर्ट होगा। हमें देखना यह है कि Mn कहाँ है। देखो यहां Mn नहीं है, यहां Mn नहीं है, Mn ये रहा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि Mn4+ आयन है वो Mn+3 आयनों में कन्वर्ट होंगे। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि Mn+4 आयन है क्या। तो देखो इसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर निकालो। तो MnO2 में Mn का ऑक्सीडाइजेशन नंबर, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्साइड में है, ये ऑक्सीजन कौन से रूप में है, ऑक्साइड के रूप में। और जब जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होती है इसका मतलब उसका चार्ज कितना है, -2 है। यहाँ टोटल 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है ऑक्साइड में, -2 होता है। तो यहाँ टोटल कितना है, -4 है। और यहाँ इस पर कितना बचा है, +4 बचा है। तो यहाँ MnO2 में Mn जो है वो कौन से ऑक्सीडाइजेशन नंबर में है, +4 में है। और ये किस में कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ MnO2 एक तो कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, MnO2। और MnO2 +4 से +3 में कब जाता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपयोग में हो जाएगा। अब देखो अगर इस विद्युत अवगठ्य को तोड़ा जाए, तो जब हम अमोनियम आयन को तोड़ते हैं तो NH4+ वो Cl- में टूटता है, जबकि जिंक आयन होता है ना, सॉरी ZnCl2 है, वो जिंक आयनों में +2Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अमोनियम आयन, यहां से बना हुआ अमोनियम आयन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो NH4+। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो देखो इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अमोनियम आयन कैसे बने हुए हैं यहां देखते हैं। जब NH3 का प्रोटोनेशन करवाया जाता है, प्रोटोनीकरण करवाया जाता है, तो NH4 आयन बनते हैं, अमोनियम आयन बनते हैं। ये रिएक्शन कहां पड़ी थी, ये रिएक्शन कहां पड़ी थी बेटे, बताओ देखिए कहां पड़ी थी, नहीं पता। हाँ उस टाइम जब 11th क्लास में क्या होता था, जब गुरुजी कहते थे ना बेटे पढ़ लो 11th बहुत काम की है,
ये बेस है केमिस्ट्री का। उस टाइम बिल्कुल भी उनकी बात सुनाई नहीं देती थी, ठीक है। उस टाइम तो सौंदर्य दर्शन करने में लगे हुए होते थे ना, हाँ बेटे, सौंदर्य दर्शन करने में, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, ये इसको लोन पेयर डोनेट करता है। जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये हो गया दाता परमाणु, दाता परमाणु, और ये हो गया ग्राही परमाणु। और अगर किसी भी बंध में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा डोनेट किए जाते हैं तो वहां कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। ये 11th क्लास के जो आपका लेसन था, लेसन नंबर 4 लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा था आपने। जब हम बंध पढ़ रहे थे ना, तब पढ़ा था कि अगर किसी भी एक परमाणु द्वारा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो वहां क्या होता है, कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। और जो परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो दाता परमाणु होता है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ग्राही परमाणु। दाता परमाणु पर इलेक्ट्रॉन देने का +2 चार्ज आता है और ग्राही पर कितना आता है, -2। अब ये टोटल चार्ज कितना बचा, देखो प्लस के 3 और माइनस के कितने हो गए 2, तो टोटल चार्ज कितना बचा है, +1 ही बचा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये +1 चार्ज किस पर है, हाइड्रोजन पर है या नाइट्रोजन पर है। अरे प्लस चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम के पास होता है, प्लस चार्ज होता है वो हमेशा किसके पास होता है, सेंट्रल एटम के पास होता है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, ऐसे तो है ना ये, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी भी कंपाउंड में कभी भी नेगेटिव चार्ज हो, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि SO2 है और उस पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, और पूछे कि -2 चार्ज किस पर है, सल्फर पर कि ऑक्सीजन पर, तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सराउंडिंग एटम पर होता है, और इसका सराउंडिंग एटम कौन है, सल्फर है, ठीक है। सॉरी, इसका सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब यहां से हम क्या देख रहे थे कि अमोनियम आयन बनता है, वो ऐसे बना था। अब इसको अगर वापस तोड़ा जाए तो इससे एक NH3 रिलीज होती है और एक क्या होता है, H+। तो इसमें से एक तो निकला बेटे H+ आयन, इसको एक बार यहीं रख लेता हूं, और एक NH3 गैस बनी, अमोनिया गैस बन गई है, ठीक है। अब देखो ये MnO2 है वो +4 में है, MnO2 किस में है, +4 में है। अगर इसमें से मैं एक ऑक्सीजन को बाहर कर दूं तो ये MnO में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक O-2 यानी -2 में ऑक्सीजन आ जाएगी। यहां लिखते हैं ऑक्सीजन किस में आ जाएगी, -2 में। तो ये MnO है, इसको यहां से उठा के यहां रख देते हैं, MnO। अब देखो MnO में इसका चार्ज है -2 और इसका है +2। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने तो ये पढ़ा है ना, Mn4+ है वो Mn3+ में कन्वर्ट होता है, जबकि यहाँ क्या हो गया है, Mn यहाँ से 4+ से किस में कन्वर्ट हो गया है, +2 में, और हमें किस में लेके आना है इसको, +3 में। तो होता क्या है, जो यहाँ से अमोनियम आयन में से निकली हुई हाइड्रोजन और MnO2 में से निकली हुई ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है और ये OH- आयन बनाती है, ठीक है। और ये OH- आयन इसके साथ जुड़ता है। अब देखो -1 चार्ज इसका, -2 इसका, तो इस पर कितना रहा होगा, +3। तो ये तो हुई है सेल की एनोड और कैथोड की रिएक्शन। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहां एक गैस बन गई है, और ये गैस कहां बनी है, सेल में। अब अगर सेल में क्या बन गई है, गैस बन गई है, तो गैस का काम क्या है, वो सेल की दीवारों पर दाब डालेगी और सेल फट जाएगा। तो इस गैस को जाप तो करबो जरूरी है, यानी इन कोई भैरूजी बोम्या जी के ले जाए और इनके तांती डोरो करवा लेनो है। हाँ, भैरूजी बोम्या जी के ले जाकर एक तांती डोरो करवा ले, तो इको जाप तो कौन करे, ओ Zn2+ साइन। जब वो विद्युत अपघट्य टूटे हो ना, यानी Zn Cl2 का जब क्या हुआ था, अपघटन हुआ था, तो वो Zn2+ और 2Cl- आयनों में टूटा था, और ये बड़ी काम की चीज है। तो यहां लिखते हैं कैथोड पर बनी हुई
अमोनिया गैस Zn2+ आयनों के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक, लिखते रहो, एक संकुल यौगिक का निर्माण करती है। और वो संकुल यौगिक कौन है? Zn, और उसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा संकुल यौगिक का, और इससे एज ए लिगेंड के रूप में 4 अमोनिया जुड़ी हुई होगी और इस पर चार्ज बचेगा 2+। देखो ये जो चीज है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हाँ, जो हमारे एक पार्ट है 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो पूरा पार्ट ही इसी का है, तो इसका ज्यादा जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। इसका जिक्र कहाँ होगा? 9वें पार्ट में होगा। यहां तक की कहानियां खत्म हुई। अब देखो फालतू की चीजें मिटा देता हूं मैं। ये कंप्लीटली इस सेल में होने वाली रिएक्शनें हैं और ये इस सेल का क्या हुआ? डायग्राम हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बता दे, मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार। सेल में क्या होता है? एनोड का कार्य जिंक करता है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn2+ आयनों में। अब कैथोड पर क्या होता है? Mn4+ आयन होते हैं, वो Mn3+ आयनों में अपचयित हो जाते हैं और वो किसकी सहायता से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनियम आयनों की सहायता से। और वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमोनिया गैस में, और MnOH का OH है ना। अब कैथोड पर जो बनी हुई अमोनिया गैस होती है, वो अमोनिया गैस Zn2+ आयनों के साथ में क्या करती है? क्रिया करके एक संकुल यौगिक का निर्माण करती है, और वो संकुल यौगिक कौन सा है? ये है। ठीक है। अब बात आती है कि सेल का सेल विभव कितना होता है, तो यहां लिख लेते हैं सेल का सेल विभव, यानी कितनी ऊर्जा देगा सेल। तो इस सेल का सेल विभव बेटे होता है, वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का सेल होता है। और अब आता है सेल के उपयोग। सेल के उपयोग, तो देखो इस सेल का उपयोग एक तो रेडियो व दीवार घड़ियों में किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। उपयोग कहाँ होता है? रेडियो व दीवार घड़ियों में। हाँ, अरे ये वही सेल है जो पेंसिल सेल होता है ना, जो हमारी जो दीवार पे टंगी हुई वॉच होती है, उस वॉच में लगता है, इस चौक के समान होता है ना। ठीक है। उसकी बनावट देखो ऐसी होती है। या जो रेडियो में, रेडियो किस किस का देखा हुआ है? हाँ, रेडियो किस किस का देखा हुआ है? क्योंकि आप मॉडर्न जमाने में आते हो ना। हाँ, रेडियो में ये सेल डाला जाता है। अरे वही रेडियो जिसका स्विच ऑन करते ही गाना आ जाता था, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। और उस समय हर एक बच्चे को ऐसे फीलिंग आती थी कि ये गाना मेरे लिए बज रहा है, ये गाना मेरे लिए बज रहा है। हर लड़के को, चाहे कन्या नाम की राशि ना हो उसकी, लेकिन फिर भी उसको ऐसे लगता था कि नहीं, गाना तो मेरे पे लागू हो रहा है। तो देखो ये मजाक की बात थी। रेडियो व दीवार घड़ियों में इस सेल का क्या होता है? उपयोग होता है। शुष्क सेल में अगर इतनी चीजें आप याद कर लेते हो तो इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछना है आपको। यही पूछा जाएगा कि शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाते हुए उस पर एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिख दो। या फिर सेल का सेल विभव पूछ सकता है, या सेल के उपयोग, या फिर यह पूछ सकता है कि ये अमोनिया गैस होती है, इसका क्या होता है। उतारो, देखिए, गलत मत उतारना। कोई चीज ना समझ में आई है तो पूछ लो, उतारो।